दाऊद इब्राहिम कासकर, इस नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा नाम जो डर, पावर और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का प्रतीक बन गया है। 1955 में मुंबई के डोंगरी की भीड़ भाड़ वाली गलियों में जन्मे दाऊद की जिंदगी जवानी में ही जुर्म की तरफ मुड़ गई। मुंबई की चहल पहल वाली गलियां, खाने की खुशबू और रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से भरी उसके शुरुआती सालों की पृष्ठभूमि थी। एक गरीब परिवार में पले बढ़े वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के आकर्षण की ओर खींचे चले गए। जल्दी पैसा और ताकत का लालच बड़े सपनों वाले लेकिन कम मौकों वाले एक जवान लड़के के लिए बहुत ज्यादा था। उनके पिता, एक पुलिस कांस्टेबल, बेबस होकर देखते रहे क्योंकि उनका बेटा जुर्म की खाई में गिरता जा रहा था। अपने पिता के उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिशों के बावजूद दाऊद जिंदगी के अंधेरे पहलू की ओर आकर्षित था। दाऊद के शुरुआती दिन छोटे मोटे जुर्म और लोकल गैंग की लड़ाई में बीते। उसने छोटी चोरियों और गली मोहल्लों के झगड़ों से शुरुआत की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वह तेजी से आगे बढ़ा, अपनी बेरहम महत्वाकांक्षा और चालाकी दिखाते हुए जो उसे दूसरों से अलग करती थी। रणनीति बनाने और अपने विरोधियों को मात देने की उसकी क्षमता ने उसे एक ताकतवर इंसान बना दिया। उसका गैंग, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है, छोटे स्तर पर शुरू हुआ लेकिन जल्द ही अपनी क्रूर कार्यकुशलता के लिए कुख्यात हो गया। वे कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक। वे जबरन वसूली, तस्करी और सुपारी किलिंग में माहिर थे। उनका प्रभाव मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। डी कंपनी के ऑपरेशन बारीकी से प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते थे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। दाऊद का उदय बहुत तेज था। जुर्म से भरे शहर में वो एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा, जो जटिल ऑपरेशन को बड़ी सटीकता से अंजाम देता था। उसने ठंडे दिमाग से अपने विरोधियों को खत्म कर दिया, मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके तरीके बेरहम थे और हिंसा के लिए उसकी बदनामी ने सुनिश्चित किया कि कुछ ही लोग उसे चुनौती देने की हिम्मत करें। उसका नाम डर और पावर का पर्याय बन गया। दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही कई लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती थी। उसने भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों के साथ संबंध बनाए, जिससे प्रभाव का एक ऐसा जाल बन गया जो शहर की झुग्गियों से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इन गठबंधनों ने उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जरूरी सुरक्षा और संसाधन प्रदान किए। 1980 के दशक के अंत तक दाऊद इब्राहिम मुंबई माफिया का निर्विवाद किंगपिन बन गया था। शहर की आपराधिक गतिविधियों पर उसका नियंत्रण पूर्ण था और उसका प्रभाव मुंबई के हर कोने में महसूस किया जाता था। उसने बड़े पैमाने पर आपराधिक उद्यमों को नियंत्रित किया। शहर की अर्थव्यवस्था के हर कोने में उसकी पहुंच थी। तस्करी से लेकर जबरन वसूली तक उसके ऑपरेशन बहुत बड़े और विविध थे। उसका साम्राज्य डर, हिंसा और भ्रष्टाचार पर बना था, जिसने अपने पीछे खून और दुख का निशान छोड़ दिया। दाऊद इब्राहिम की विरासत ताकत, आतंक और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास पर एक अमिट छाप की है। दाऊद के नेतृत्व में डी कंपनी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दूसरा नाम बन गया। उसने अपनी शुरुआत मुंबई की गलियों से करी। उसका दिमाग और बेरहमी ने उसे छोटे अपराधियों से अलग कर दिया। इसका काम मुंबई के बाहर भी फैला, पूरे भारत में और इंटरनेशनल वाटर्स तक। डी कंपनी ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जो कॉन्टिनेंट्स तक फैला था, जिससे वो अंडरवर्ल्ड में एक ग्लोबल फोर्स बन गया। ये एक्सपेंशन बहुत सोच समझकर प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था, ताकि उनका दबदबा दूर दूर तक महसूस हो। डी कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया स्मगलिंग था। वो बिना पकड़े सामान लाने ले जाने में माहिर थे। नए नए तरीके इस्तेमाल करते थे लॉ एनफोर्समेंट से बचने के लिए। ये इलीगल ट्रेड उनकी फाइनेंशियल एम्पायर की रियर बन गया। वो सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रग्स की तस्करी करते थे, भारत के कमजोर बॉर्डर्स का फायदा उठाकर। डी कंपनी जितना सामान ले जाती थी वो बहुत ज्यादा था और उनका काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट था। दाऊद ने अपने गैरकानूनी कमाई को लीगल बिजनेसेस में लगाया। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जरिए पैसा साफ किया। इन इन्वेस्टमेंट्स ने न सिर्फ उसके काले धन को सफेद किया, बल्कि लेजिटिमेट सर्कल्स में उसका दबदबा भी बढ़ाया। वो अपने पैसों से ऑफिशियल्स को खरीदता था, प्रोटेक्शन खरीदता था और अपने दुश्मनों को चुप कराता था। रिश्वत और धमकी उसके काम के तरीके बन गए, जिससे वो बिना किसी रुकावट के काम कर सकता था। जैसे जैसे डी कंपनी का पावर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी बेरहमी भी। दाऊद के आदमी सिर्फ गुंडे नहीं थे, वो खतरनाक एग्जीक्यूशनर्स थे जो उसके हुक्म बेरहमी से मानते थे।
दाऊद के आदमियों से लोग डरते थे उनकी बेरहमी के लिए, और वो कई मर्डर्स, किडनैपिंग्स और एक्सटॉर्शन रैकेट्स में शामिल थे। उनकी हिंसा की वजह से कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। जो बिजनेसेस प्रोटेक्शन मनी देने से मना करते थे, उनके बिल्डिंग्स में अक्सर बॉम्ब ब्लास्ट्स और आग लगा दी जाती थी। ये टेरर के काम डी कंपनी को न मानने के नतीजे दिखाते थे। मुंबई पर दाऊद की पकड़ मजबूत होती गई। उसके इन्फॉर्मेंट्स और स्पाइस का नेटवर्क उसे हमेशा अथॉरिटीज से एक कदम आगे रखता था। वो खुद ही कानून बन गया, बेखौफ होकर काम करता था जैसे शहर उसके सामने कांपता हो। लोगों में उसके लिए डर साफ दिखता था और अंडरवर्ल्ड में उसकी बात ही कानून थी। उसकी दौलत और पावर की कोई सीमा नहीं थी। उसका पहुंच मुंबई की जिंदगी के हर पहलू में था। झुग्गी झोपड़ियों से लेकर ऊंची इमारतों तक दाऊद की मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी, जो उसके पावर और कंट्रोल का सबूत था। 12 मार्च 1993, एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। भारत के इतिहास में एक काला दिन। पूरा देश गम और सदमे में डूब गया था। मुंबई में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिनमें मुख्य जगहों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया गया। अपने रेजिलियंस और स्पिरिट के लिए जाना जाने वाला शहर घुटनों पर आ गया। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए, जिससे शहर सदमे और शोक में डूब गया। परिवार बिखर गए और सड़कें दूह और अफरा तफरी से भर गईं। 1993 के मुंबई बम धमाके दाऊद इब्राहिम की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट थे। अंडरवर्ल्ड का एक शैडोवी फिगर अब वो हर घर का नाम बन गया था। भारतीय अधिकारियों ने उन पर हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए बम धमाकों की योजना बनाई थी, जिसके बाद पूरे भारत में कम्युनल रायट्स हुए थे। देश पहले से ही तनाव में था और आतंक के इस कृत्य ने जख्मों को और गहरा कर दिया। सबूत दाऊद की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। जांच से पता चला कि ये एक बारीकी से प्लान किया गया ऑपरेशन था, जिसके उसके क्रिमिनल एम्पायर से क्लियर लिंक्स थे। हमलों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए भारत में स्मगल्ड किए गए थे। अपनी रीच और इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाने वाला ये नेटवर्क बम धमाकों को अंजाम देने में क्रूशल रोल निभाता था। उसके कई लोग बम धमाकों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सीधे तौर पर शामिल थे। दाऊद के प्रति वफादार ये लोग उसके आदेशों को प्रिसीजन और रूथलेसनेस से पूरा करते थे। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने दाऊद इब्राहिम को एक कुख्यात गैंगस्टर से भारत का मोस्ट वांटेड आदमी बना दिया। उसका नाम आतंक और डर का पर्याय बन गया। भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू किया, लेकिन दाऊद पहले ही गायब हो चुका था। वो विदेशों में सेफ हेवन्स में भाग गया था। कई कोशिशों के बावजूद वो इलूसिव बना रहा, एक भूत जो इस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों की यादों को सताता रहा। भागने के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच गया। वहां उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संरक्षण मिला। भारत के प्रति अपनी गहरी दुश्मनी के चलते ISI ने दाऊद को एक बहुमूल्य मोहरे की तरह देखा, अपने कट्टर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार। पाकिस्तान ने दाऊद को पनाह देने से इनकार किया, लेकिन कराची में उसकी मौजूदगी के सबूत बहुत ज्यादा थे। वह खुलेआम एक आलीशान बंगले में रहता था, जिसकी कड़ी सुरक्षा ISI एजेंट और डी कंपनी के वफादार लोग करते थे। ISI ने दाऊद को सुरक्षा और संसाधन मुहैया कराए, जिससे वह बेखौफ होकर अपने आपराधिक कामों को अंजाम दे सके। बदले में दाऊद ने ISI को भारत के बारे में खुफिया जानकारी दी। अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके सीमा पार हथियार, ड्रग्स और नकली मुद्रा की तस्करी की। दाऊद इब्राहिम और ISI के बीच का रिश्ता पाकिस्तान के दोहरेपन का प्रतीक बन गया। अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आतंकवादियों और अपराधियों को पनाह देने की उसकी इच्छा। पाकिस्तान में अपनी सेफ हेवन से दाऊद इब्राहिम अपना क्रिमिनल एम्पायर चलाता रहा। डी कंपनी ने अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड किए और दूसरे इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलायंसेस बनाए। उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में कोलैबोरेट किया और उनकी रीच कॉन्टिनेंट्स तक फैली। दाऊद ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ टाइज बनाए, उन्हें फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए। इन अलायंसेस ने इंटरनेशनल टेररिज्म में दाऊद के रोल के बारे में कंसर्न्स रेज किए और साउथ एशिया के बाहर अटैक्स कैरी आउट करने के लिए अपने नेटवर्क का यूज करने की उसकी एबिलिटी के बारे में भी। दाऊद का क्रिमिनल एम्पायर अपने ग्लोबल कनेक्शंस पर थ्राइव करता था।
उसने दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अंडरवर्ल्ड फिगर्स के साथ क्लोज टाइज मेंटेन किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज का एक हब है। उसका नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था, जो उसके इलिसिट बिजनेसेस को फैसिलिटेट करता था और उसे सेफ पैसेज प्रोवाइड करता था। डी कंपनी की इंटरनेशनल रीच ने इसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बना दिया, एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे रीजन्स डिस्टेबलाइज करने और ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की कैपेसिटी थी। एकदम अचानक से पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने दाऊद इब्राहिम के क्रिकेट पे प्रभाव के बारे में बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा किया। मोदी ने दावा किया कि दाऊद का इस खेल में गंभीर कनेक्शन है, वो रिजल्ट्स को बढ़ाते हैं और पैसा भी सेव करते हैं। ये आरोप क्रिकेट की दुनिया में एक भौचाल लाया और दाऊद के साम्राज्य की पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी में एक और पहलू जोड़ दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, ताकत का तराजू बदलने लगा। दाऊद इब्राहिम का कभी अजेय राज नए उभरते दुश्मनों और अंदरूनी असहमति से खतरे में पड़ गया। दक्षिण एशिया में संगठित अपराध का नक्शा बदल रहा था और दाऊद को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ढलना पड़ा। यह दौर उनके जीवन का एक अहम मोड़ था, जहां रिश्तों की परीक्षा हुई और वफादारी पर सवाल उठे। गलियों में खूब मारधाड़ मची हुई थी, गैंग वॉर्स छिड़ गए थे, हर गुट कंट्रोल पाने के लिए लड़ रहा था। पॉलिटिकल हत्याएं आम हो गई थीं और पावर के गलियारों में दाऊद का नाम फुसफुसाया जाता था। इन बुरे वक्त में क्रूरता बाराच गई और क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच का फर्क मिटता गया। इसी अफरा तफरी ने दाऊद की एक खतरनाक और डरावने आदमी की इमेज बना दी। अब दाऊद इब्राहिम पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां कसने लगी, जिससे उसका काम करना मुश्किल होता गया। दुनिया भर की सरकारें उसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए एकजुट हो रही थीं। इसके बावजूद दाऊद फरार रहा, उसका भविष्य अनिश्चितता के साए में ढका रहा। दुनिया भर में उसकी तलाश तेज हो गई, लेकिन सवाल बने रहे, क्या उसे कभी न्याय के कटघरे में लाया जाएगा या वो पकड़े जाने से बचता रहेगा?